Good morning students. Welcome to the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal, Jaipur. Children, in the last video we have studied about the chemical bonding, some postulates. In the last video we have discussed about the octet law given by Louis Quessel. What is octet law? Octet law is the law which gives us the things which tell us that any atom or particle wants to complete their octet by losing electron, by gaining electron or by sharing of electron. बच्चों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो ऑक्टेट लॉ या अष्टक नियम पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत हमने कहा था कि कोई भी पार्टिकल या एटम जो है वो अपने स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए तीन काम करता है। या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है जिससे कि वो कैटायन का फॉर्मेशन करे, धनायन का निर्माण करे, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इलेक्ट्रॉन लेने से वो ऋणायन या एनायन का फॉर्मेशन कर दे। तीसरी कंडीशन ये है कि या वो किसी सिमिलर और डिसिमिलर एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दे। तो शेयरिंग जब करेगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए अपने ऑक्टेट को फुलफिल करता है। कल हमने हमारे पार्ट 1 के अंदर इस चीज़ को पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं कि एक्सेप्शन रिगार्डिंग ऑक्टेट लॉ। ठीक है, तो हमने ये बात करी थी कल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस, यानी अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट लॉ। अष्टक नियम के अपवाद पढ़ रहे हैं। हमारे पास पहला जो अपवाद है, पहला जो एक्सेप्शन है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी हम क्यों कहते हैं अष्टक न्यून अणु। तो बच्चों, हमारी केमिस्ट्री में कुछ ऐसे अणु या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका ऑक्टेट जो है, उनके जो आउटर शेल जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट उनके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। फिर भी वो जो है अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन किए हुए रहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास है BeCl2, BF3, BCl3, AlCl3, GaCl3। तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का जो है ऑक्टेट पूरा नहीं होता। यदि आप ध्यान से देखें तो बेरिलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट या अष्टक पूरा करने के लिए भी 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, बट 2 क्लोरीन से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, इसलिए इसके ऑक्टेट में केवल कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से चाहे BF3 हो, चाहे BCl3 हो, चाहे AlCl3 या फिर GaCl3, यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा केवल 3 अदर एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसको केवल 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मॉलिक्यूल का जो ऑक्टेट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद में जो हमारे पास दूसरे जो कंडीशंस आती है वो है एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट, यानी हिंदी में इसको लिखा जाता है अष्टक का प्रसार रखने वाले अणु जो हैं वो हमारे इसका एग्जाम्पल होंगे। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पर जो सेंट्रल पार्टिकल है, ठीक है, तो वो क्या करता है अपने ऑक्टेट में या अपने आउटर शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो रख लेता है, और उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे PCl5, SF6, ठीक है ना, या IF5, ICl7। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर हमारे पास जो सेंट्रल पार्टिकल है, इस सेंट्रल पार्टिकल का जो ऑक्टेट है वो अपने 8 या ऑक्टेट से एक्सपांड कर जाता है, तो इनको कहा जाता है एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। ज़रा देखेंगे आप, फास्फोरस के आउटर शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट हमने देखा कि ये 5 क्लोरीन एटम के साथ जुड़ गया, तो इसके ऑक्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं?
10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। इसी प्रकार से अगर आप सल्फर हेक्साफ्लोराइड को देखोगे तो यहाँ सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको रिक्वायरमेंट केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स की थी, बट यहाँ पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 6 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। सिमिलरली IF5 में आयोडीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रिक्वायरमेंट केवल 1 इलेक्ट्रॉन की थी, बट इसको मिल गए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। तो आपने देखा कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से ICl7 में देखें तो 7 इसके पास हैं, 7 इसको मिल गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं इसके पास, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये अपना ऑक्टेट पूरा तो कर रहे हैं, बट इनके पास ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि इनका ऑक्टेट जो पूरा है, और ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जो एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट शो करते हैं। तो इसका जो रीज़न है वो आपको ध्यान रखना है। रीज़न ये है हमारे पास में कि ऐसे एलिमेंट जिनके पास में एम्प्टी डी सब शेल जो है वो हो। अगर हमारे पास किसी सेंट्रल एटम के पास में एम्प्टी डी सब शेल होगा तो वहाँ पर वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए उसको एक्सपांड कर सकता है। सिमिलरली जैसे कि फॉस्फोरस है, सल्फर है, तो आयोडीन है, तो इनके पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है और ये अपने ऑक्टेट को वहाँ पर एक्सपांड कर सकते हैं, इसलिए वो एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट हमें शो करते हैं। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल ये हो गए। उसके बाद में जो हमारे पास जो तीसरा जो इसका एक्सेप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड जो एक्सेप्शन है वो है हमारे पास में ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। थर्ड जो इसका एक्सेप्शन है वो क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज इनको कहा जाता है विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो भी हमारे ऑक्टेट के क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे सपोज हमारे पास में NO है तो नाइट्रिक ऑक्साइड इसको कहा जाता है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, 5, और ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 + 5 कितने हो गए, 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका ओड हो रहा है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, तो आपने देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये हमारा क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है वो है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, और 2 ऑक्सीजन से आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 1 से 6 मिलते हैं। तो 6 + 6 12, 12 + 5 कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ओड नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ओड इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीशीज हैं जो ऑक्टेट के रूल को फॉलो नहीं करती हैं, उससे एक्सपांड कर जाती हैं। तो ये हमारे पास इसका फिनोमिना हो गया। तो आप याद रखेंगे ये 3 केस जो हमने आपको बताए हैं। फिर हम आगे बढ़ें तो एक्सेप्शन के बाद जब हमने आगे चलते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पर हमने कल पढ़ा था कि इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। एक होता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, दूसरे होते हैं हमारे पास में वीक केमिकल बॉन्ड। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से, जहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहला जो केस आता है वो है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, और इसी को हम हिंदी में क्या लिख लेते हैं, आयनिक बंध लिख लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, आयनिक बंध ऐसा अट्रैक्शन जो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में होता है, जो उनको बाउंड किए हुए है, तो उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल जरा समझिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई A एलिमेंट था और दूसरा हमारे पास B एलिमेंट था। A एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, देन इट विल कन्वर्ट इनटू A केटायन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो A एलिमेंट ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक धनायन बना लिया, वो क्या लिखा हमने, A+ लिखा। इसी प्रकार से B एलिमेंट जो था उसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, उस वजह से इसके ऊपर B नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही इस A पॉजिटिव को B नेगेटिव के पास लाया जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस इलेक्ट्रॉन, अगर इन दोनों को एक दूसरे के नियर बाय लाया जाएगा तो A+ जो है वो B- की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड। आयनिक मॉलिक्यूल या आयनिक
कंपाउंड जो है वो इनको कहा जाता है। और ये जो अट्रैक्शन के बीच में है, इस अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं यहाँ पर आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि NaCl, जैसे कि CaCl2, जैसे कि सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हमारे पास इसके हो जाएंगे। तो आयनिक बंध क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है? जब दो अपोजिटली चार्ज्ड आयनों को एक दूसरे के नियर बाय लाया जाता है तो वो एक दूसरे की ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। इस अट्रैक्शन फोर्स को ही यहाँ पर कहा जाता है आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड। और ये कब लगता है? जब हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हो और दूसरे हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो। अब जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है वो एक कैटायन है, धनायन है। तो धनायन का निर्माण कौन करती है? धातुएं। और ऋणायन का